तो स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में। और आज हम बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी भूल भुलैया 3 को कवर करने वाले हैं। और ये मूवी फुल्ली हॉरर कॉमेडी से भरी हुई है। सो आप भूल भुलैया 3 के नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भूल भुलैया 1, 2 एंड 3 इन सभी की स्टोरी का आपस में कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के शुरुआत में किसी लड़की को देखते हैं जो कि एक गाने पर डांस कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक राजा अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको डांस करता हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और इसी गुस्से की वजह से वो अपने आदमियों को कहकर उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर जाता है। और यहाँ पर यह आदमी उसको रस्सियों से बांधकर उसके चारों तरफ कई सारी लकड़ियों को डालकर उसको जलाकर जान से मार देते हैं। और उसको जलाते समय ये लोगों ने जिस मास्क को पहना था ये उसको भी निकाल कर आग के अंदर फेंक देते हैं। और अब कुछ देर के बाद यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, जहाँ पर इन लोगों ने जिसको जलाया था वो आग से वापस से बाहर निकलती है और इसका पूरा शरीर आग से बना हुआ था। ये उस मास्क को भी उठाती है और अपने फेस में लगा लेती है। और अब ये उस आदमी के पास जाती है जिसने उस मास्क को निकाल कर फेंका था और उसको ये बहुत ही बुरी तरीके से जलाकर जान से मार देती है। लेकिन यहाँ पर सीन कट होता है और हम 200 साल बाद यानी आज की कहानी को देखते हैं। यहाँ पर इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कार्तिक आर्यन को दिखाया जाता है, जो कि रू बाबा के नाम से फेमस था और उसका ये भी दावा था कि वो भूतों से बात कर सकता है। और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था टिल्लू। और ये दोनों मिलकर भूत भगाने का धंधा भी करते हैं। बेसिकली ये तो एक फ्रॉड है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पैसे कमाते हैं और इनका धंधा बहुत ही अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन तभी कोई राजा इसको कांटेक्ट करता है ताकि वो अपने घर से भूत को निकाल सके। और ये दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजा इनको एक फोटो देता है और कहता है कि ये उसकी बेटी की फोटो है और उसकी बेटी की मौत पिछले साल ही किसी एक्सीडेंट में हो चुकी है और ये अपनी बेटी से आखिरी बार कुछ बात करना चाहते हैं। और इतना सुनते ही हमारे रू बाबा यानी रूहान अपना स्कैम चालू कर देता है और उस भूत को बुलाने लगता है। और तभी अचानक से वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और इसे देखकर रूहान और टिल्लू बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी सारी रियलिटी उसको बता देते हैं, जिस पर वो लड़की बोलती है कि वो अभी भी जिंदा है और इन्होंने इस पूरी चीज का भी वीडियो बना लिया है। और अगर रूहान राजा और उसकी बेटी की बात नहीं मानेगा तो इस वीडियो को भी पूरे देश में वायरल कर देंगे। और यहाँ पर राजा और उसकी बेटी मीना उसके साथ एक डील करते हैं और इस डील में वो उसको बहुत ही अच्छा एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। और पैसों की बातें सुनते ही रूहान भी इस काम के लिए राजी हो जाता है। ये लोग उसको अपने साथ लेकर अपने गाँव में जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग उसको बहुत ही बुरी तरीके से घूर कर देख रहे थे, मानो कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये लोग महल के सामने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन महल के सामने एक तबेला भी था और यहाँ पर रूहान को पता चलता है कि महल के सारे लोग महल की जगह तबेले के अंदर रहते हैं। और ये सभी चीजों को देखने के बाद रूहान तबेले के अंदर जाता है और यहाँ ये लोग रूहान को शाही खाने का ऑफर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें एक रोटी, प्याज और नमक था। इसका मतलब इन सभी लोगों की गरीबी भुखमरी बिल्कुल चरम पर थी और इन लोगों की गरीबी इतनी ज्यादा थी कि ये लोग एक टूथपेस्ट को भी 1 साल तक चलाते हैं। और अब कुछ घंटों में यहाँ पर रात ही आती है, जिसमें कि रूहान राज पुरोहित से मिलता है और राज पुरोहित उसको महल के अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो तस्वीर में अपना ही चेहरा को देखता है और अब राज पुरोहित उसे इस राज्य का इतिहास बताता है। और ये लोग रूहान के शकल की जिस तस्वीर को देख रहे थे, उस तस्वीर में जिसका चित्र होता है उसका नाम है राजकुमार देवेंद्र दास और वो आज से 200 साल पहले इस राज्य का राजकुमार था। और रूहान वही राजकुमार है जो कि पुनर्जन्म लेकर वापस से आया है। और फिर राज पुरोहित उसको मंजुलिका नाम की एक लड़की के बारे में बताता है जो कि इस राज्य की राजकुमारी थी और यहाँ की इकलौती वारिस भी। और राजा के मरने के बाद उसका पूरा राजपाट भी उसी का होने वाला था। लेकिन तभी राजा को अपने किसी दासी से एक लड़का हुआ, जिसे देखकर मंजुलिका के दिल में उसके लिए बहुत ही ज्यादा नफरत बन गई। और उसके 20 साल बाद राजकुमार ने भी देवेंद्र दास को ही वहाँ का राजा बना दिया। और इसी वजह से मंजुलिका के दिल में जो भी नफरत थी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए मंजुलिका ने खंजर से देवेंद्र दास को जान से मार दिया और इसीलिए राजा के कहने पर उसके सिपाहियों ने उसको जिंदा जलाकर उसको जान से मार दिया। और इसी चीज को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसी के बाद वो भूत बनकर और उस मास्क को लगाकर सभी सिपाहियों को जान से मार देती है और उस राजा को उसके बेड पर ही जैसे उसने उसको मारा था वैसे ही वो उसको भी जलाकर जान से मार देती है। और ये सब हो जाने के बाद राज पुरोहित एक महायज्ञ करते हैं और इस यज्ञ में से एक पवित्र तेल निकलता है, जिसकी मदद से वो उस भूत को वहीं पर बांध देते हैं और उसे एक कमरे में लॉक करके उस कमरे को काफी सारे मंत्रों की मदद से बंद कर देते हैं ताकि वो कभी भी उससे बाहर ना निकल पाए। और राज पुरोहित रूहान को उस कमरे को भी दिखाता है और बोलता है कि तुम्ही को दुर्गाष्टमी के दिन इसी कमरे को खोलना है और एक और महायज्ञ की मदद से मंजुलिका को खत्म करना है। इस पर रूहान उससे पूछता है कि आखिर इन सब चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता है। इस पर वो बताता है कि मेरे पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की थी जिसमें कि राज परिवार से कोई वापस से जन्म लेगा और इस मंजुलिका का अंत करेगा। और इन सभी चीजों के पता चलने के बाद रूहान के कहने पर सभी लोग तबेले से वापस से महल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन लोगों के महल में आने के बाद ही राजा साहब को भी कर्जा मिलना वापस से शुरू हो
जाता है, जिससे कि राजा साहब सबसे पहले इस महल के बिजली का बिल भरते हैं और इससे इनके कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी हो जाता है। और इसके बाद अब एक पूजा होती है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं और ये डांस चल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किसी वजह से उस कमरे का ताला टूट जाता है और उसमें से एक औरत बाहर निकलती है, जिसका शैडो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। और तभी हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो तो विद्या बालन है, जो कि अब सुबह होने पर इनसे मिलने आती है और वो इनको अपना नाम मल्लिका बताती है और इसे यहाँ पर मीना ने बुलाया था ताकि इस महल को वापस से पहले जैसा बना सके। और अब रात में रूहान सो रहा होता है, तभी उसको कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं। इसमें मंजुलिका उसको कई बार बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारती है और ऐसा उसके साथ कई दिनों तक चलता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी रेडियो से मंजुलिका की आवाज आती है तो कभी देवेंद्र नाथ का फोटो जल जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स इनके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर एक दिन रूहान और मीना महल के अंदर होते हैं, तभी उनको किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और ये उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर मंजुलिका को कैद करके रखा हुआ था। ये दोनों देखते हैं कि उसका ताला टूटकर नीचे गिरा हुआ है और सामने मंजुलिका खड़ी है, जिसको देखकर ये उससे बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन एट द एंड वो उसको पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मल्लिका आती है और उस भूत को एक चाटा मारती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो कोई भूत वूत बिल्कुल भी नहीं है, ये तो यहीं के पुजारी है। बेसिकली ये तीनों एक कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पंडित की वाइफ और एक छोटा पंडित है। फिर वो रूहान और मीना को सारी चीजें बताते हैं कि इस महल में कोई भी भूत वूत बिल्कुल भी नहीं है। जब ये आए थे तभी ये रूम खुला हुआ था और इन तीनों के पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस वजह से इन तीनों ने सोचा कि वैसे भी इस घर में कोई नहीं आता है, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पर मंजुलिका की आत्मा है। इसीलिए इन लोगों ने वापस से इस गेट को बंद कर दिया और खुद भूत बनकर सभी को डराने लगे। जो भी यहाँ पर आता है ये सभी को डराकर यहाँ से भगा देते हैं और ये पंडित ये सब बता ही रहे होते हैं। तभी हम मल्लिका के बॉडी में कुछ अजीब सा बिहेव देखते हैं। यहाँ पर मल्लिका का बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और वो अजीब सी चीजें बोलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि रूहान का दिमाग भी इस पर भी एक फ्रॉड करने वाला है। वो अगले दिन सभी लोगों को बुलाता है और बोलता है कि हमें दुर्गा अष्टमी तक रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस भूत को अपने मंत्रों से आज ही भगा दूंगा और इस गेट को खोल दूंगा, जिसके बाद इस पूरे महल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो ऐसा ही करता है, वो अपना फ्रॉड चालू करता है और कुछ मंत्रों को पढ़कर उस गेट को खोल देता है। और हम सबको पता है कि यहाँ पर भूत वूत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे पूरे गांव वालों को एक तसल्ली मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सीन कट होता है और मल्लिका एक दीवार के सामने कुछ काम कर रही थी, तभी उस दीवार में क्रैक पड़ते हैं और वो अपने आप ही टूटकर बिखर जाता है, जिसकी आवाज से यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ से निकलने का एक और रास्ता भी है। ये लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा है और उस दरवाजे पर वही सब चीजें बंधे हुए हैं जो कि मंजुलिका के गेट पर बंधा हुआ था। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरा सेम टू सेम दरवाजा आखिर किस लिए है। इस पर राजपुरोहित सभी को बोलते हैं कि गलती से भी इस दरवाजे को कोई भी मत खोलना। मैं सबसे पहले जाता हूँ और ग्रंथालय में इस दरवाजे के बारे में पता करता हूँ कि आखिर इस दरवाजे का राज क्या है, तभी हम इस दरवाजे को खोलेंगे। ये बोलकर पुरोहित ग्रंथालय में पहुँचते हैं और वहाँ पर कई सारे पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं। और इधर हम दूसरी तरफ महल के अंदर मीना को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बताती है कि उसने किसी से बात की है और वो औरत इस महल को 1000 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी के पास तो गरीबी छाई हुई थी और यहाँ पर मीना और रूहान के बीच में अब तक प्यार भी हो चुका था। इसलिए रूहान उससे पैसे की कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि शादी के बाद सारे पैसे उसी के होने वाले हैं। और रूहान इसी लालच में राजा साहब से बोलता है कि हमें पुरोहित जी का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस गेट को खोल देना चाहिए, क्या पता उसके अंदर कोई खजाना रखा हो। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और रूहान उस गेट पर बांधे हुए सारे मंत्रों वाले रस्सियों को तोड़ देता है और उस पर लगे सारे वेपन्स को निकाल कर उस गेट को खोल देता है। तभी वहाँ पर पुरोहित जी पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब वो ग्रंथालय के अंदर थे तो वहाँ पर उनको एक सीक्रेट ग्रंथ मिला और उससे उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली, जिसमें कि वो बताते हैं कि मंजुलिका की एक बहन भी थी जिसका नाम था अंजोलिका और वो उससे भी कई ज्यादा जिद्दी और पावरफुल थी। और तभी पीछे से धमाकेदार एंट्री होती है हमारी माधुरी दीक्षित की और राजपुरोहित उसका फ्लैशबैक बता रहे होते हैं कि मंजुलिका और अंजुलिका दोनों मिलकर राजकुमार देवेंद्र दास को जान से मारी थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें अंजुलिका के बारे में ज्यादा चीजें अभी भी नहीं पता है कि आखिरकार उनका नाम क्यों इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और अब कुछ देर के बाद वहाँ पर वो आती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि उनका नाम तो मंदिरा है, जो कि दूसरे राज्य की राजकुमारी है और उनको मीना ने यहाँ पर बुलाया है ताकि वो इस महल को खरीद सके। लेकिन मंदिरा उसे बोलती है कि मैं इस महल को आज नहीं खरीदूंगी, बल्कि मैं इस महल का दुर्गा अष्टमी के दिन खरीदूंगी और उसी दिन मैं तुम्हें इस महल के पूरे पैसे भी दे दूंगी। और अब मंदिरा मल्लिका से मिलती है, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि बाहर कई सारे कौवे मर जाते हैं और वो मर के महल के चारों ओर गिरते हैं, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। ये सब चीजें देखकर पुरोहित को बहुत सारी चीजें पता चलती है और पुरोहित राजा से बोलता है कि हमें एक महायज्ञ करना पड़ेगा, जैसा मेरे पूर्वजों ने किया था, क्योंकि मंजुलिका अभी भी यहीं पर है और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि राजा साहब पूरे गांव को चिकन की पार्टी दे रहे हैं और जैसे
जैसा कि हमें पता है कि ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। यहाँ पर सभी लोग राजा साहब से पूछते हैं कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए जिस पर आप पूरे गाँव को पार्टी दे रहे हो। इस पर राजा साहब बोलते हैं कि पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं है, जो रात को कौवे मरे थे मैंने उन्हीं को बनवा कर इन सबको खिला रहा हूँ, क्योंकि गड्ढा करवा कर उन सभी कौवों को दफनाने में ज्यादा पैसा लग जाता। लेकिन अब अगले दिन से वापस से यहाँ पर भूतिया चीजें होना चालू हो जाती है। कभी कहीं का कांच टूटता है तो कभी कहीं पर आग लग जाती है। ये सब देखकर राजा साहब मंदिरा से बोलते हैं कि हमें इस महल को आज ही बेचना है, हम इस महल को 950 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन मंदिरा उसको बोलती है कि मैं दुर्गाष्टमी से पहले इस महल को नहीं खरीद सकती हूँ। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो इस महल को 1000 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं आज के दिन सारे पेपर्स को तैयार करके कल ही मैं इस महल को खरीद लूंगा। ये बोलकर वो अपने गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंजूलिका आ जाती है और वो उसे गाड़ी से निकालकर बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। और इनकी खबर इन सबको मिलती है तो ये और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ इनके साथ भूतिया चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ कई लोगों की जान भी जा रही है। ये सब देखकर पुरोहित पूजा कर शाम को उस पवित्र तेल को तैयार कर देता है और अब इन सभी को बस मंजूलिका का इंतजार था। और अब ये सारी चीजें होने के बाद ही इन सभी को शक था कि मंदिरा ही मंजूलिका है, इसीलिए रूहान भी मंजूलिका को उस पवित्र तेल को दिखाकर पूछता है। लेकिन तभी पीछे से मलिका आती है और मलिका और मंदिरा के बीच में काफी देर तक फाइट होती है और हमें पता चलता है कि दोनों ही भूत हैं। लेकिन रूहान अपना दिमाग चलाकर मलिका के चारों ओर उस तेल को गिरा देता है, जिससे कि मलिका के शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। पर तभी मलिका भी मंदिरा में बदल जाती है। यहाँ पर इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मंजूलिका में से कौन है। तभी मलिका उस आग से सही सलामत बाहर निकलती है और वो मंदिरा से बोलती है कि हम दोनों को पता है कि हम दोनों में से कोई भी भूत नहीं है। वो सबको बताते हैं कि हम दोनों भी नॉर्मल इंसान हैं। यहाँ पर इनको कुछ फ्लैशबैक आए थे जिससे कि इनको पास्ट के बारे में सभी चीजें पता थी और वो एक दूसरे से माफी मांगती है। तभी उसकी बॉडी से एक आत्मा बाहर निकलती है और वो सबको बताते हैं कि मंजूलिका और अंजुलिका में से कोई भी आत्मा नहीं है, बल्कि ये आत्मा राजकुमार देवेंद्र नाथ है। फिर ये बताती है कि राजकुमार देवेंद्र नाथ को नृत्य करने का शौक था और जब ये दोनों उसको मारने गई थी तो इनको पता चलता है कि राजकुमार किसी नृत्य के लिए तैयार हो रहा है और राजकुमार के इस असलियत के बारे में किसी को भी पता नहीं था। और ये दोनों उसके पास प्यार से जाती हैं और बोलती हैं कि हम तुम्हारी बड़ी बहनें हैं, इस वजह से हम इसको किसी को भी नहीं बताएंगे। और वो उसे अपना डांस दिखाने को भी कहती हैं, जिस पर वो डांस करने लगता है। तभी ये दोनों जाकर राजा को सारी चीजें बता देती हैं और राजा आकर ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पर राजा ने मंजूलिका या फिर अंजलिका को नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र दास को आग में जलाया था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ पर राजा इन दोनों को बोलते हैं कि तुम ये मुझको अकेले भी बता सकती थी, तुमने ये सारी चीजें सबके सामने बताकर हमारा अपमान किया है और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों राजकुमार देवेंद्र दास को मारना चाहती थी और इस राज्य पर राज करना चाहती थी। इस वजह से मैं तुम्हें भी मृत्यु दंड देता हूँ और इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि राजकुमार देवेंद्र दास का खून मंजूलिका ने किया। इसी वजह से राजा ने मंजूलिका को जलाकर जान से मार दिया और इससे हमारे राज्य की इज्जत में कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये दोनों जब ये कहानी बता रहे थे तभी रूहान अपनी चालाकी से उसके पैरों के पास सभी तेल को फेंक देता है। लेकिन कहानी सुनने के बाद सभी को उसका अफसोस होता है और मलिका और मंदिरा की वजह से उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक और सस्पेंस बचा हुआ है, क्योंकि राजकुमार की एक पत्नी थी और उसकी किसी वजह से मृत्यु हो गई थी और उसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है। पर अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की वीडियो में। जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन किया है और इससे पिछली वीडियो हमने दी मम्मी को एक्सप्लेन किया है, जिसको देखकर आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।